हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, केवीएस एनबीएस और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है साथियों, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व है। तो प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व संगठन है। अगला प्रश्न है, स्टीफन पी रोबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में कौन सा शामिल नहीं है? तो तकनीक उसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, स्टीफन पी रोबिन्स ने संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन के 3 प्रकारों के अवरोधों की चर्चा की है जिसमें सम्मिलित है। तो स्टीफन पी रोबिन्सन ने संप्रेषण के 3 प्रकार के अवरोधों की जो चर्चा की है उसमें पहला है शारीरिक अवरोध, दूसरा है व्यक्तिगत अवरोध, तीसरा है भाषा संबंधी अवरोध। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। तो स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार यूएस प्रशासनिक प्रणाली में है। अगला प्रश्न है, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम क्या है? चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम है भर्ती। अगला प्रश्न है, कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है? वो है प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा माना जाता है? तो पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत वरिष्ठता का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि लोक प्रशासन में वह सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोकनीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? तो ये कथन एलडी व्हाइट का है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता में किसके द्वारा वितरित किया गया है? तो वाल्ट्ज ने वितरित किया है। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा है? तो मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत पद सोपान है। अगला प्रश्न है, वह विभाग जो एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं वो है सरकारी विभाग। अगला प्रश्न है, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को पदोन्नत प्रणाली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसे प्रवेश पूर्व परीक्षण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है तो उनके मनोबल के द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को परिभाषित किया है तो इस रूप में परिभाषित करने का कार्य हरमन फाइनर का है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? तो वह मौखिक परीक्षा। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में होता है? पहले से ही सेवा में होने वाले कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसे सेवाकालीन प्रशिक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यायिक समीक्षा के नाम से जाना जाता है। मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से क्या विकसित हुआ है? स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है व्यवहारवादी उपागम। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है। तो प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य का निर्धारण मुख्य या कार्यकारी जो है कार्य है। अगला प्रश्न है, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन है तो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उसकी स्थापना किसने की थी? तो शिकागो स्कूल की स्थापना चार्ल्स मरियम ने की है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है? तो वह पदोन्नति की प्रणाली। अगला प्रश्न है, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया है?
तो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया गया है एलेक्स एफ आसबर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न है लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है, तो लोक निगम का उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है। अगला प्रश्न है भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? कुल 3 चरणों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है। अगला प्रश्न है नियुक्त अधिकारी स्वयं अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है, तो नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो का अर्थ होता है मेज या लिखने की मेज। अगला प्रश्न है प्रबंध की कौन सी प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? तो प्रबंधन की बंद प्रणाली का जो है पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें रणनीति संरचना समर्थन तथा व्यवस्था में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें समर्थन सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है संगठन के सिद्धांतों को मिथक तथा लोकोक्तियां कहते हुए अस्वीकृत किसने किया है? साइमन ने इसे अस्वीकृत कर दिया है। अगला प्रश्न है क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है, तो लोचशीलता क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है। सुशासन का संकेतक नहीं है, तो नौकरशाही प्रशासन सुशासन का संकेतक नहीं है। अगला प्रश्न है बाध्यकारिता सामीप्य स्वेच्छा तथा दया में से नागरिक समाज अर्थात सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण विशेषता है स्वेच्छा। प्रतिबद्ध नौकरशाही किसके प्रति प्रतिबद्ध होती है? तो प्रतिबद्ध नौकरशाही राज्य के प्रमुख से संविधान से तथा निश्चित विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। अगला प्रश्न है चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में कब आता है? तो चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य योगदान के इच्छुक हों। अगला प्रश्न है न्यायसंगत कारण विधिसंगत प्राधिकार समानुपातिकता तथा मानवता में से कौन सा जस एड बेलम अर्थात युद्ध का न्याय संगत विकल्प का सिद्धांत नहीं है? तो मानवता जो है युद्ध का न्याय संगत विकल्प का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्षमता जवाबदेही जीवटता तथा अनुक्रियाशीलता में से कौन सी धारणा राज्य का सॉफ्टवेयर मानी जाती है? तो जवाबदेहिता जो है राज्य का सॉफ्टवेयर मानी जाती है। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो डी वाल्डो ने परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित 4 रिपोर्टों का अपेक्षित व्यवस्थित क्रम है, तो वो है सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है नीति आयोग है, तो नीति आयोग एक स्टाफ उपकरण है। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया है, तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर पॉल एपलबी हर्बर्ट साइमन एवं सर जोसिया स्टैम्प ने किया है। अगला प्रश्न है संगठन में संघर्ष समाधान के लिए मेरी पार्कर फॉलेट ने कौन से मार्ग सुझाए हैं? तो मेरी पार्कर फॉलेट के द्वारा सुझाए गए मार्ग हैं आधिपत्य समर्पण एवं एकीकरण। अगला प्रश्न है राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में किसने की है? तो मैक्स वेबर ने की है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को किसने प्रस्तुत किया? तो मैरी पार्कर फोलेट ने इसको प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है हॉथोर्न के प्रयोग किस काल के हैं? तो हॉथोर्न के प्रयोग 1920 के दशक के अंत के हैं। अगला प्रश्न है नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव किसने बताया है? तो थॉमस कार्लाइल ने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव के नाम से परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है रक्षा विभाग गृह विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय एवं लोक निर्माण विभाग जो में से सहायक एजेंसी का एक उदाहरण है, तो लोक निर्माण विभाग जो है सहायक एजेंसी का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा हेतु भावी भर्ती किए जाने वालों को तैयार किया जाता है? तो प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न प्रशासनिक चिंतकों के कालक्रम में सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालक्रम में व्यवस्थित प्रशासनिक चिंतक हैं एम.पी. फॉलेट, बिलाबी, रॉबर्ट डहेल, F.W. रिक्स। अब है कथन गलत है कि गलत कथन जो चुनना है, तो गलत कथन है कि उदारवादी वर्गीय अधीनस्थता के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं तथा मार्क्सवादी खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है।
अगला प्रश्न है सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है न कि विभागीय क्रियाकलापों की। यह कथन किसका है? तो यह कथन कुंज एवं ओ डनेल का है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी विचारधारा यह प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? तो यह है स्टेफानोवाद विचारधारा ऐसा प्रतिपादित करती है। अगला प्रश्न है मार्टिन कापलान, आर्थर ली बर्न्स, जॉन एच हर्ट्ज तथा रिचर्ड ई क्वाइंडट में से कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो जॉन एच हर्ट जो है खेल सिद्धांत के समर्थक नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है? तो सिचुएशनल थियरी जो है नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन टेलर ने किया है। अगला प्रश्न है नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किसने किया है? तो एक नए रूप की तरह वर्णित किया है हेवार्ट ने। अगला प्रश्न है निम्न सही सुमेलित युग्मों पर विचार कीजिए। तो सिविल सर्विस, इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर और E.N. ग्लेडन इसके लेखक हैं। और अगली पुस्तक है नागरिक आधारित प्रशासन, इस शासन का हृदय, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग तथा एशियन ड्रामा, ये सभी गुन्नार मेडल की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है। तो प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है कि यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है। अगला प्रश्न है कूटनीति के बारे में निम्नलिखित गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन है कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो। साथियों ऐसा नहीं होता है कि कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जब पूर्ण असहमति हो। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन के किस विद्वान को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो हर्बर्ट साइमन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया था? लूथर गुलिक ने दिया है। अगला प्रश्न है ये किसने लिखा है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है? तो ये रेमजे म्योर ने लिखा है। अगला प्रश्न है प्रदत्त विधान की व्यवस्था में से निम्नांकित शक्तियों में वृद्धि हुई है। किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई? तो नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है रिचर्ड स्नाइडर, H.W. ब्रंक, H.J. मार्केनथाउ तथा बर्टन स्पेन में से कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो निर्णय निर्माण प्रक्रिया का समर्थक H.J. मार्केनथाउ नहीं है। अगला प्रश्न है गार्नर, पालजेनेट, लीकाक तथा बेंटले में से किस राजनीतिक शास्त्री ने प्रक्रिया की संकल्पना राजनीति शास्त्र में की है? तो आर्थर वेंटले ने प्रक्रिया की संकल्पना राजनीति शास्त्र में की है। अगला प्रश्न है हाथोर्न प्रयोगों को किसके नेतृत्व में किया गया था? तो एल्टन मेयो के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रभाव दो कर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता किसी दूसरे कर्ता को वह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसे वह अन्यथा निष्पादित नहीं करता है। प्रभाव की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा रॉबर्ट ए डॉल की है। अगला प्रश्न है प्रमोशन शब्द लिया गया है प्रोमोवर्स से, यह किस भाषा का शब्द है? तो प्रमोशन शब्द की उत्पत्ति प्रोमोवर्स से हुई है और प्रोमोवर्स जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है। अगला प्रश्न है नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता चेस्टर बर्नार्ड हैं। केस पद्धति किस देश की देन है? तो केस पद्धति अमेरिका की देन है। आपको सही सुमेलित तथ्यों को देख लेते हैं। तो एक तरफ प्रमुख दृष्टिकोण यानी अप्रोच दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विचारकों के नाम। शास्त्रीय उपागम से संबंधित हैं हेनरी फियोल, वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम से फ्रेडरिक टेलर, मानवीय संबंध उपागम से एल्टन मेयो और व्यवहारवादी उपागम से हर्बर्ट साइमन। अगला प्रश्न है पोस्ट कार्व का सिद्धांत दिया था। तो पोस्ट कार्व का सिद्धांत लूथर गुलिक ने दिया है। पोस्ट कार्व दृष्टिकोण संबंधित है तो लूथर गुलिक से ही संबंधित है। मुख्य प्रशासक के कार्यकारी कार्यों का पोस्ट कार्व के अंतर्गत सम्मिलित किया है। तो पोस्ट कार्व के अंतर्गत सम्मिलित किया है गुलिक ने। अगला प्रश्न है लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांतों को पोस्ट कार्व शब्द में अभिव्यक्त किया है। इसमें सीओ का तात्पर्य क्या है? तो सीओ का तात्पर्य है कोऑर्डिनेशन से। अगला प्रश्न है पोस्ट कार्व दृष्टिकोण की आलोचना किसने की है? तो पोस्ट कार्व दृष्टिकोण की आलोचना लेविस मेरियम ने की है। अगला प्रश्न है किसने आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है? तो F.W. टेलर ने इसे स्वीकार नहीं किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं तो प्रदत्त विधायन अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो एल्टन मेयो ने प्रतिपादित की है। आपको सही सुमेलित तथ्यों पर नजर डालते हैं। मार्गेनथाउ यथार्थवादी संप्रदाय से जुड़े थे, बर्नार्ड कोहेन निर्णय निर्माण उपागम से, मार्टिन कॉपलान व्यवस्था सिद्धांत से और इमाइल बर्ट खेल सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है
औपचारिक या अंगुरलता संचार का उदाहरण है। तो एकल छोर, गप्पे मारना तथा संभावना जो है अनौपचारिक और अंगुरलता संचार के उदाहरण है। निम्नांकित युग्म सही सुमेलित हैं। तो आदेश की एकता से फ्यूल संबंधित है, नियंत्रण का विस्तार से उर्विक और पद सोपान से मुने जुड़े हुए हैं। आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना आदेश की एकता सिद्धांत का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है पद सोपान का अर्थ है। तो उच्च का निम्न पर नियंत्रण पद सोपान कहलाता है। पद सोपान में मौलिक विशेषता क्या है? तो पद सोपान की मौलिक विशेषता आदेश की एकता, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता तथा उचित माध्यम का सिद्धांत। पद सोपान किस पर बल देता है? तो पद सोपान निम्न पर बल देता है: संगठनों की इकाइयों के विभाजन पर, पिरामिडी संरचना तथा उत्तरदायित्व नीचे से शीर्ष की ओर पर बल देता है। विभागीय संगठन के लिए 4P फार्मूला किसने दिया था? तो विभागीय संगठन के लिए 4P फार्मूला गुलिक ने दिया था। अगला प्रश्न है मार्क्स के नौकरशाही के वर्गीकरण का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है अभिभावक, जाति, संरक्षण तथा योग्यता। वह उपागम जो राज्य को एक सामाजिक संगठन मानते हैं वो उपागम है राजनीतिक आर्थिक उपागम, मानकीय उपागम एवं तुलनात्मक उपागम। अगला प्रश्न है एल डी व्हाइट ने ओ एंड एम को कार्य करने के सभी पहलुओं में सुधार के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें विशेष बल दिया गया है। तो विशेष बल दिया गया है प्रक्रियाएं एवं संबंध पर। अगला प्रश्न है आईएसए प्रशिक्षण कार्यक्रम के घटक हैं। तो आईएसए प्रशिक्षण कार्यक्रम के घटक हैं बुनियादी प्रशिक्षण, पेशेवर प्रशिक्षण एवं जिला प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है कोठारी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर पहली बार सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी। पहली बार सिविल सेवा परीक्षा जो कोठारी समिति की रिपोर्ट पर आयोजित की गई थी वो थी वर्ष 1979 की परीक्षा। अगला प्रश्न है हेनरी फ्योल, एल.डी. व्हाइट, एल.एफ. उर्विक तथा लूथर गुलिक में के संगठन के सिद्धांतों के विकास से संबंधित नहीं है। तो संगठन के सिद्धांतों के विकास से संबंधित एल.डी. व्हाइट नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध में वन बेस्ट वे का अर्थ क्या है? तो वन बेस्ट वे का अर्थ है कार्यविधियों का मानकीकरण। अगला प्रश्न है ई शासन का लक्ष्य सरकार तथा नागरिकों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया को बनाना है। इसका अर्थ है अधिक दोस्ताना, सुविधाजनक, पारदर्शी तथा किफायती अंतःक्रिया बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संगठन के 7 सिद्धांत किसने निर्धारित किए हैं? तो संगठन के 7 सिद्धांत गुलिक तथा उर्विक ने निर्धारित किए हैं। अगला प्रश्न है संगठन का सिद्धांत है। तो संगठन का सिद्धांत है पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र विस्तार एवं आदेश की एकता। संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश कौन सा है? तो वो है यूएसए। अगला प्रश्न है प्रतिनिधिक नौकरशाही शब्द को किसने गढ़ा है? तो डोनाल्ड किंग्सले ने इसे गढ़ा है। नौकरशाह को सत्ताधारी सेवक किसने कहा था? तो रॉबर्ट के मर्टन ने कहा है। ओ और यम किससे संबंधित है? तो ओ और यम संगठन और पद्धति से संबंधित है। पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया है? तो पुल व्यवस्था का प्रतिपादन हेनरी फ्योल ने किया है। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो वुडरो विल्सन को प्राप्त है। लोक प्रशासन के पितामह किसे कहा जाता है? तो लोक प्रशासन के पितामह के रूप में वुडरो विल्सन को जाना जाता है। किसने पद सोपान को स्केलर पद्धति नाम दिया है? तो मुनियोम रेले ने पद सोपान को स्केलर पद्धति नाम दिया है। लोक प्रशासन का संबंध किससे है? तो लोक प्रशासन का संबंध राजनीति से, अर्थशास्त्र से तथा मनोविज्ञान से है। लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य क्या है? तो लोक शब्द का तात्पर्य होता है जनता। लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1812 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। अगला प्रश्न है अधिकार क्षेत्र का अभाव, विवेकानुचित प्रयोग तथा प्रक्रिया संबंधी त्रुटि में से लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा है। तो ये सभी दशाएं आती हैं। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन पर न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में हस्तक्षेप और नियंत्रण कर सकते हैं। वो है अधिकारों या सत्ता का दुरुपयोग, अधिकार क्षेत्र का अभाव, वैधानिक त्रुटि, तथ्य शोधन या जांच में दोष या प्रक्रिया संबंधी दोषों के मामले में। अगला प्रश्न नवीन लोक प्रशासन के उदय एवं विकास के लिए निम्न घटक सहायक हैं। पहला है सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967। दूसरा है मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968। तीसरा है ड्वाइट वाल्ड द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971। अगला प्रश्न है वर्ष 1968 का मिन्नो ब्रुक सम्मेलन किससे संबंधित है? तो नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई जो है प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। 1968 में संपन्न हुए मिन्नो ब्रुक सम्मेलन में 4 मौलिक उद्देश्य कौन कौन से स्थापित किए गए? तो मौलिक उद्देश्य थे प्रासंगिकता, मान्यताएं या सामाजिक मूल्य, समता तथा परिवर्तन। अगला प्रश्न है नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से संबंधित है। यह कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है। तो केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य कथन नहीं कि यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है।
तो मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण जो है विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया जाता है। तो सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसम्मति ने इसे जो है प्रभावित नहीं किया जा सकता है। नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो पथ लक्ष्य सिद्धांत के समर्थक मार्टिन जी इवांस तथा रॉबर्ट जे हाउस हैं। अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक FW टेलर हैं। अगला प्रश्न है, मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति, यह कथन किससे संबंधित? तो यह कथन LD व्हाइट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मनोबल एक स्वप्रेरित प्रेरणा है जो लोक सेवकों के दिल और दिमाग में निवास करती है, यह कथन किसका? यह कथन चेस्टर बर्नार्ड का है। स्टाफ एजेंसी का सही कार्य क्या है? तो स्टाफ एजेंसी का सही कार्य मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना। सत्ता, सहमति मॉडल की रचना किसने की है? तो सहमति मॉडल की रचना चेस्टर बर्नार्ड ने की है। हूवर आयोग ने निम्न पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी, तो प्रयोजन पर आधारित संगठन निर्माण की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, वह प्रशासकीय अभिकरण जिसके पास कार्य संपादन का एकाधिकार है उसे सूत्र अभिकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं? तो यह मानना है LD व्हाइट का। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार क्या है? तो संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है आगत अर्थात इनपुट एवं निर्गत अर्थात आउटपुट कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति। अगला प्रश्न है, यह कथन हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों को प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो हीगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थक था, यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका सहभागितापूर्ण प्रबंधन के रूप में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, लोक निगम प्रकार का प्रशासन निम्न प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो लोक निगम प्रकार का प्रशासन सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण जो है प्राप्त करने की चेष्टा करता है। अगला प्रश्न है, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो एपलबी रिपोर्ट के सिफारिश के आधार पर की गई थी। अगला प्रश्न है, पाल एपलबी कहाँ के लोक प्रशासक के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो अमेरिका के लोक प्रशासन के प्रसिद्धि विद्वान थे। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना की अनुशंसा किसने की थी? तो पाल H एपलबी रिपोर्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में एपलबी समिति की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी और किस क्षेत्र में सुधार के लिए हुई थी? तो भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए हुई थी। अगला प्रश्न है, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? तो जिलाधीश की देखरेख में। अगला प्रश्न है, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण होता है? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिला अधिकारी का होता है, जबकि पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो SP होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था? तो भारत में कलेक्टर के पद का सृजन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स महोदय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो मंसूरी उत्तराखंड में स्थित है और यहीं पर आप सभी को बता दें ISO की प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। IS के लिए भर्ती एजेंसी कौन सी है? तो संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करता है। प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नामकरण किस राजनेता के नाम पर किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया गया है। लाइन एजेंसी का क्या कार्य है? तो लाइन एजेंसी जो है का कार्य कार्यान्वित करना होता है। बाहर से भर्ती होती है तो प्रत्यक्ष भर्ती कहलाती है। एक सिविल सेवक का मुख्य कार्य क्या है? तो कानूनों को लागू करना एक सिविल सेवक का मुख्य कार्य है। नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय में से भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है। तो सहायक अभिकरण के रूप में केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग अर्थात CPWD है। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष बीरप्पा मोइली थे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा किस विभाग या मंत्रालय के अधीन आती है? तो वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन किससे संबंधित था? तो शासन में नैतिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा किसने दी है? तो लॉर्ड हेवार्ड ने दी है। अब कुछ प्रमुख संस्थान और वो कहाँ पर स्थित हैं इससे जुड़े हुए तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मंसूरी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में वर्ष 1954 में, वहीं डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध किससे है? तो एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध है डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से। अगला प्रश्न है,
किसका कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? तो ये कथन है रे किलियंस का। अगला प्रश्न है, नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहती है, ये किसका कथन है? तो ये कथन मैक्स वेबर का है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में किसने प्रतिपादित किया है? तो मैक्स वेबर ने प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर, वुड्रो विल्सन तथा साइमन में से किसने नौकरशाही की परिभाषा दी है? तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही की परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है, एसेटन समिति का प्रतिवेदन किससे संबंधित है? तो एसेटन समिति का प्रतिवेदन प्रशिक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। तो पहला तथ्य है मार्टिन कॉपलान व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है, हंस मार्गेनथाउ यथार्थवादी सिद्धांत से, जॉर्ज लिस्का संतुलन सिद्धांत से और स्नाइडर निर्णय परक सिद्धांत से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, अप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत किसने दिया है? तो अप्रेरणा का अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत है, जो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न विशेषता के लिए की है। तो मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका के रूप में की है। अगला प्रश्न है, भारत के नीति आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाता है? तो स्टाफ और सूत्र संस्था माना जाता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग तथा रेल मंत्रालय में से कौन सा भारत का स्टाफ उपकरण नहीं है? तो रेल मंत्रालय भारत का स्टाफ उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्था लोक शिकायतों से संबंधित है। तो लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जो है लोक शिकायतों से संबंधित संस्थाएं हैं। संगठन का आधार क्या नहीं है? तो योजना जो है संगठन का आधार नहीं है। सामान्यतः विभागों को संगठित करने के 4 मुख्य आधार स्वीकार किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: कार्य अथवा उद्देश्य, दूसरा प्रक्रिया, तीसरा व्यक्ति, चौथा क्षेत्र या प्रदेश। नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। लूथर गुलिक ने कहा है कि 4P अर्थात 4P जो है उसमें पहला पर्पज, दूसरा प्रोसेस, तीसरा पर्सन तथा चौथा प्लेस, और यही विभागीय संगठन के आधार हैं। उत्तम शासन का सार क्या होता है? उत्तम शासन का सार है पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात सीसीआई ने इस संगठन का स्थान लिया है। तो सीसीआई ने एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग का जो है स्थान लिया है, जिसे MRTPC भी कहते हैं। नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की? तो नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना विंसेंट डी गोर्ने ने की है। अगर पूछा जाए ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो विंसेंट डी गोर्ने ने ही किया है। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही क्या है? तो हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। अगला प्रश्न है, परेटो, FM मार्क्स, मैक्स वेबर तथा बेंथम में से किसने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? तो मैक्स वेबर ने किया है। अधिकार तंत्र अर्थात नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में किसने चित्रित किया है? तो मैक्स वेबर ने चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या है? तो नौकरशाही का विशिष्ट गुण है विधिक बौद्धिक सत्ता। मैक्स वेबर के अनुसार निम्न नौकरशाही की विशेषता नहीं है। तो प्रतिबद्धता जो है नौकरशाही की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है। उपयुक्त अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो इसके साथ नाम जुड़ा है पार्किंसन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नौकरशाही के संबंध में क्या सही नहीं है? तो नौकरशाही के संबंध में सही नहीं है राजनीतिक प्रतिबद्धता। नौकरशाही के संबंध में सत्य कथन है वो है पद एवं सोपान एवं अनुशासन, विवेक का प्रयोग तथा निश्चित एवं सरकारी कार्यों में गुप्तता। नौकरशाही का लक्षण क्या है? तो नौकरशाही के लक्षण है स्थायित्व, तटस्थता तथा अनामता। अगला प्रश्न है, नौकरशाही की विशेषता नहीं तो अक्षमता नौकरशाही की विशेषता नहीं। किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई? तो अमेरिका में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई है। अगला प्रश्न, वह देश जहां लूट पद्धति के आधार पर लोक सेवा में भर्ती का लंबा इतिहास रहा है तो वो है अमेरिका। बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है। तो लाइन आइटम बजटन प्रणाली जो है प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, लूट पद्धति निम्नलिखित का दूसरा नाम है। तो संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम लूट पद्धति है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही की नियुक्ति का आधार क्या है? तो नौकरशाही की नियुक्ति का आधार है स्थायी आधार। अगला प्रश्न है साथियों, भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्राज को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? तो ये जानने के लिए भारत ने बुलाया था वर्ष 1964 ईस्वी में। संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना फरवरी 1964 में की गई। नौकरशाही का कार्य नहीं है तो अध्यादेशों की घोषणा करना नौकरशाही की का कार्य नहीं। नौकरशाही है तो नौकरशाही मध्यमवर्गीय सामंतों की कृति है। अगला प्रश्न सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। मिचेल्स जनमानस की संकल्पना से जुड़े थे, माओ लोक युद्ध की संकल्पना से, पेरेटो
अवशेषों की संकल्पना से, अरस्तु क्रांति की संकल्पना से जुड़े हुए विचारक हैं। अगला प्रश्न है, प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पीटर ड्रकर का है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी। कहां पर होती थी? तो चीन में होती थी। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो फ्रेडरिक टेलर का नाम जुड़ा है। अगला प्रश्न है, प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है, यह व्याख्या किसकी है? तो यह व्याख्या लूथर गुलिक की है। अगला प्रश्न है, भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय कहां से संबंध होता है? तो गृह मंत्रालय से संबंध होता है। अगला प्रश्न है, हुइटलेवाद का संबंध किससे है? तो हुइटलेवाद का संबंध कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से है। प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? तो प्रशिक्षण की प्रमुख विशेषताएं हैं तैयारी, अभिविन्यास तथा ज्ञान। अगला प्रश्न है, डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सेटिस्फाइसिंग अर्थात सेटिस्फाइसिंग का उल्लेख किसने किया था? तो हर्बर्ट साइमन ने किया था। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और आज की वीडियो में हमने कवर किया था लोक प्रशासन, सिद्धांत एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर रिवीजन नोट्स को, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।